तो पिछले जो देख रहे थे कि बल के बारे में पढ़ रहे थे ना, बल तथा गति के नियम का नाम है। बल के बारे में मोटे मोटे समझ गए थे। पुश और पुल को ही, पुश एंड पुल को ही क्या कहते हैं? बल। पुश यानी पुश और पुल होता है धक्का या खिंचाव, इसको क्या बोलते हैं? बल फोर्स कहते हैं। उदाहरण समझ गए थे, गेट को जब खींचते हैं तो वो खिंचाव वाला हो गया, धकेलते हैं तो वो धक्का वाला हो गया। और बल जो है वस्तु में त्वरण उत्पन्न भी कर सकता है। देखिए लिए थे कि बल जो वस्तु का वेग में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर हम साइकिल चलाते समय अपने मांसपेशी जो पैर का जो बल है उसको अगर तेज कर दे तो साइकिल का जो स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर साइकिल के गति में क्या कर दिया? त्वरित उत्पन्न कर दिया ना, साइकिल को त्वरित कर दिया। यहाँ पर मतलब बल जो है वस्तु में क्या कर दिया? त्वरण उत्पन्न कर दिया। भी समझ गए थे। बल के 3 कार्य भी समझ गए थे। किसी भी वस्तु का चाल में परिवर्तन कर सकता है, किसी की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। जैसे क्रिकेट में समझे थे कि बॉलर जो है बॉल जब फेंकता है तो जिस दिशा में फेंकता है उधर क्रिकेटर क्या करता है? किसी और दिशा में मार कर उसको भेज देता है ना, अपने बल से ही ना, हाथ के बल से। तो वहाँ पर जो क्या किया, बॉलर तो किसी और दिशा में फेंका था, लेकिन उसको बैटर ने क्या किया? किसी और दिशा में फेंक दिया। तो यहाँ पर गति की दिशा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया बल की मदद से बैटर ने। विरूपण भी कर सकता है, आकृति भी बदलाव कर सकता है। आटे की गोले को हम बदल सकते हैं, रबर के गेंद को, अलग अलग चीज़ों को। मांसपेशीय बल का भी उदाहरण समझ गए थे। जो हमारे शरीर में जो भी हम ज़्यादातर बाहर से जो बल लगाते हैं सब एक तरह से क्या है? मांसपेशीय ही बल है ना। जैसे फुटबॉल जो अपने पैर की जो मांसपेशी से उससे लगाते हैं बल, तो उसको ये कभी दिशा बदलते हैं तो कभी चाल तो पहले बदले करते हैं फिर दिशा बदलते हैं। और बल केवल धक्का या खिंचाव भी नहीं है, यह कैसा है? तो अदृश्य कारक ना, जो ब्रह्मांड की हर वस्तु की स्थिति के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है और नियंत्रित करती है। कोई वस्तु स्थिर है तो भी किसी न किसी बल के ही कारण स्थिर है, और अगर कोई चल रहा है तो भी किसी न किसी बल के कारण ही चल रहा है ना। अब आगे समझते हैं बल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और सदिश प्रकृति। बल की संकल्पना यानी बल की, आप देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है इसमें बल में, वो समझना रहेगा। तो बल के 2 मुख्य घटक, बल के 2 मुख्य घटक समझना है। पहला क्या है? पहला क्या है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। परिमाण होता है संख्या वाला मान। बल का भी संख्या वाला मान होगा ना, किसी में ज़्यादा संख्या में बल होगा, किसी में कम में होगा। जैसे मोटर कार का और साइकिल की तुलना करें तो किसको धकेलने में ज़्यादा बल लगेगा? कार को और साइकिल को धकेलने में किसको ज़्यादा बल लगेगा? कार को। तो यहाँ पर मतलब ये समझे कि बल में बल भी कैसा होता है? ज़्यादा और कम होता है ना। यानी बल में क्या होता होगा? परिमाण होता होगा, ज़्यादा कम ये होता है। परिमाण होता है संख्या वाला मान, तो बल में क्या होता है? परिमाण होता है ना। तो यह बल का परिमाण है, यानी यह मोटर कार को गति देने के लिए साइकिल की तुलना में क्या चाहिए? बड़े बल की आवश्यकता होती है। यानी उसमें क्या होगा? ज़्यादा परिमाण होगा बल का, और साइकिल में क्या होगा? कम परिमाण लगेगा। दूसरा क्या है? दिशा ना। दूसरा क्या है? दिशा। तो गेंद पर ठोकर मारने पर वह निश्चित दिशा में चलती है, और दिशा बदलने पर गति की दिशा भी बदल जाती है। सही बात है। जब शुरुआत में यानी बल जब हम किसी वस्तु पर करते हैं आरोपित, तो बिना दिशा जाने हम नहीं करते हैं। जैसे हमको मान जाओ साइकिल को हमको खेलना है, आगे करना है, तो क्या हम ऐसे पीछे बल लगाएंगे? नहीं ना। पहले से दिमाग लगाते कि हमको बल किधर लगाना पड़ेगा? साइकिल जिधर ले जाना है उधर लगाना पड़ेगा बल ना। यानी हम पहले निश्चित कर लेते हैं कि हमको किस दिशा में उसको बल लगाना है ना। बिना दिशा के क्या बल का कोई तात्पर्य रहेगा? नहीं रहेगा। किसी भी काम करने के लिए हमको किसी निश्चित दिशा में हमको बल लगाना पड़ेगा। और जैसे हमको बेंच को पीछे खींचना है तो क्या हम बल को इधर लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे? नहीं ना। तो दिशा इसमें क्या होता है? मतलब क्या समझे कि बल में क्या होता है? दिशा भी होता है। बिना दिशा के बल का कोई तात्पर्य नहीं होगा। तो जैसे गेंद को ही फेंकना है, तो क्या कर रहा है? गेंद पर ठोकर मारने पर वह निश्चित दिशा में चलती है। सही बात है। गेंद पर अगर ठोकर मारेंगे तो किसी न किसी निश्चित दिशा में
जाएगी। और अगर फिर से अगर हम दिशा बदल दें, वो जा रही थी किसी दिशा में, फिर से अगर उसका दिशा बदलेंगे तो उसका गति की दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जाहिर सी बात है, इस दिशा में जा रहा था और उसको दिशा बदल दिए तो उसका गति की दिशा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ समझ में थे। यानी बल में परिमाण भी होता है, यानी छोटा बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है ना, और प्लस में उसमें दिशा भी होता है। तो यानी बल कैसी है, अदिश राशि सदिश राशि, जैसे परिमाण और दिशा दोनों ही होता है, इसीलिए क्या है सदिश राशि ना। ऐसी राशि जिसे ढंग से व्यक्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों ही, उसे क्या कहते हैं, है समझ में। तो बल की यही बता रहा है, सदिश प्रकृति वेक्टर क्वांटिटी है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होने के कारण बल एक क्या है, सदिश राशि है। अब लगाव बिंदु क्या है, क्रिया रेखा क्या है। तो बल किसी न किसी वस्तु पर ही लगाया जाता है, और वस्तु के हर पॉइंट पर नहीं लगता है, किसी न किसी खास हिस्से पर लग रहा होगा ना पॉइंट पे। जिस पॉइंट पर बल लगाया जाता है उसी पॉइंट को, उस बिंदु को क्या कहते हैं, लगाव बिंदु क्या कहते हैं। जैसे बड़ा सा पत्थर है, इसको धकेल रहे हैं तो क्या पूरा को पकड़ के धकेल रहेंगे, किसी एक बिंदु पर धकेलेंगे ना, यहाँ पर हाथ धके, इस बिंदु को ही क्या कहेंगे, लगा बिंदु। यहाँ पर समान धकेला जा रहा है, चाहे संदूक को ही धकला जा रहा है, कोई संदूक को ना धकला जा रहा है, तो जो धकेल रहे होंगे तो कहीं किसी बिंदु निश्चित बिंदु पर धकेले होंगे ना, कहीं पर हाथ लगा के, उसी बिंदु क्या कहेंगे। यानी जहाँ पर बल लगाया गया बिंदु, जहाँ पर जिस बिंदु पर क्या किया गया हो, बल लगाया जा रहा हो ना, वही क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। अब क्रिया रेखा, अब लगा बिंदु लगाने के बाद वो आगे किसी न किसी दिशा में जाएगा कि नहीं। जब बल लगा दें किसी वस्तु पर तो वो आगे चलने लग जाएगा ना किसी दिशा में। तो मान लो ये बल लगाए, तो इसे बल लगाए तो इसी दिशा में जाएगा ना, ऐसे जाएगा। तो अगर इसके देखेंगे सीधी रेखा बना देंगे जिस दिशा में जा रहा है, जैसे जैसे वो जा रहा है, इसको धकेल लेते इसी रेखा में जा रहा है, इसी रेखा के समांतर जा रहा है, इसी रेखा के समांतर, यानी बल जिस लगा बिंदु से होते हुए कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, क्रिया रेखा ना। क्या कहेंगे, क्रिया रेखा। यानी जैसे हम इस मार्कर को ऐसे खींच रहे हैं तो ये तो हो जाएगा लगा बिंदु, यहाँ पर लगा बिंदु, और इसको आगे जो बढ़ा रहे हैं तो जिस रेखा में आगे बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिया रेखा। अगर बदलेंगे तो अब कौन हो जाएगा क्रिया रेखा, ये हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा, अब ये है समझ में। लगा बिंदु लगाने के बाद वो जिस रेखा पे होते हुए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, बल कार्य कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, क्रिया रेखा। जिस रेखा के अनुदिश, जिस रेखा के अनुसार उसके बाहर उस रेखा के तरफ वो बल लग रहा है, उसी की ओर बल बढ़ रहा है, वही क्या हो जाएगा। अब वही एक तरह से क्रिया रेखा ही हमको क्या बता देगा, उस बल का क्या बता देगा, दिशा भी बता देगा ना। क्रिया रेखा ही क्या बता देगा, बल का दिशा ही बता देगा। तो बहुत सारे लेखा जिसके अनुदिश, जिसके अनुसार, जिसके अनुदिश बल क्या करता है, कार्य करता है ना। अब किसी भी बल की हमको अच्छा से जानकारी चाहिए तो कितनी बातें होनी चाहिए, अवश्य 6 बातें ना। कितनी बातें, बल की संपूर्ण जानकारी के लिए, बल की अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमें 6 बातें चाहिए। कितनी बातें, जाहिर सी बात है, पहला क्या चाहिए कि हम जिस वस्तु पर बल लगा रहे हैं ना, वस्तु पता लगता है ना, उस पर बल लगाएंगे। पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि किस वस्तु पर बल लग रहा है। तो पहला क्या होना चाहिए बल का पता करने के लिए, किस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। तो हमने थोड़ा अंदाजा लगाया कि बल जिस वस्तु बड़ा है कि छोटा है, तो पता चला कि बस बल इसमें ज़्यादा लगेगा, चाहे बल इसमें कम लगेगा ना। तो किस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, ये पहला बात पता होना चाहिए ना बल के जाने के लिए। दूसरा, जिस वस्तु पर बल लगा रहा है उसको कौन लगा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जिस वस्तु पर बल लगा रहा है उसको कौन लगा रहा है। तीसरा, अब जो वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, चाहे वो पूरे वस्तु के किसी निश्चित बिंदु पर लग रहा है कि पूरे वस्तु पर लग रहा है, तो जो जहाँ पर लग रहा है वो क्या हो जाएगा,
लगा बिंदु, तो वो भी पता होना चाहिए। और लगा बिंदु ऐसे ना समझना कि बिंदु टाइप का ही लगा बिंदु। मान लो इतना बड़ा पर बल लगा रहे हैं, इसे जैसे इतना दूर पर बल लगा रहे थे, पूरा क्या हो जाएगा, इसका लगा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, बिंदु अब ये नहीं कि पॉइंटर रहेगा, जैसे इतना बड़ा बल लगा रहे थे, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, लगा बिंदु। ठीक है, तो लगा बिंदु क्या है ये भी पता होना चाहिए कि वस्तु पर कहाँ पर वो बिंदु, किस बिंदु पर वो बल लगाया जा रहा है ना, वो हमें कौन बताएगा, लगा बिंदु। अब लगा बिंदु को लगाने के बाद बल उसी के दिशा में जिस रेखा पर जाते हुए क्रिया करेगा उसे क्या कहेंगे, क्रिया रेखा ना। तो क्रिया रेखा भी हमें पता होना चाहिए, क्रिया रेखा और क्रिया रेखा से हमें क्या पता चल जाएगा, तो क्रिया रेखा और दिशा ये अपने आप पता चल जाएगा। पांचवा परिमाण। अब देखें कि वस्तु पर वो जो बल लगाया जा रहा है क्या ज़्यादा लगाया जा रहा है कि कम लगाया जा रहा है, ये भी तो होना चाहिए ना अनुमान थोड़ा सा। अगर हमको बल को अच्छा सही जानना है कि किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है, हमको उसके बारे में ऐसा कोई चीज़ें नहीं छूटना चाहिए, हमको बल को उसके बारे में हर चीज़ को जानना चाहिए। तो पहली बात क्या क्या बात हमको जानना पड़ेगा कि किस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है ना, कौन लगा रहा है, फिर लगाने के बाद वो किस बिंदु पर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, लगा बिंदु क्या है। लगा बिंदु का अनुदिश जिस रेखा पर चलेगा वो रेखा क्या हो जाएगा, क्रिया रेखा में पता होना चाहिए। और जिस दिशा में क्रिया रेखा के जाएगा अनुदिश वो क्या हो जाएगा, दिशा में जाएगा। और वो बल क्या कितना लगाया जा रहा है, उसका परिमाण कितना है ना, ज़्यादा है कि कम है। ऐसे तो न्यूटन में नापते हैं ताकि समझेंगे 10 न्यूटन है कि 5 न्यूटन है कि 15 न्यूटन है, ऐसे ना। छठा, बल की प्रकृति क्या है, बल की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, गुण क्या है। बल को, बल जो है धक्का वाला लगाया गया है कि खिंचाव वाला लगाया गया है ना, ये होता है ना बल की प्रकृति, बल का गुण। ये बल धक्का वाला लगाया जा रहा है कि खिंचाव लगाया जा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना बल की प्रकृति। या दबा भी सकते हैं ना, बल को दबा भी सकते हैं, दबा। तो और क्या बच गया तुम्हारे दिमाग में बल को और जानने के लिए, और कुछ बल को और अच्छी तरह से जानने के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए और कोई बात जानना जरूरी है ना, हर चीज़ का हो ही गया ना। इसलिए बोला कि बल को अगर हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए किसी चीज़ पर लग रहा है तो क्या क्या बात होनी चाहिए हमको पता। एक तो किस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है ना, और जो वस्तु पर बल लगाया जा रहा है वो कौन लगा रहा है ना, और कहाँ पर किस बिंदु पर लगा रहा है, यानी लगा बिंदु क्या है। और लगा बिंदु लगा रहा है तो जिस रेखा पर जा रहा है वो वस्तु वो क्या होगा, क्रिया रेखा ना। क्रिया रेखा से हमें क्या पता चल जाएगा, दिशा पता चल जाएगा, वो भी पता होना चाहिए। पांचवा, बल का क्या परिमाण है ना, कितना बड़ा कितना छोटा, ये भी पता होना चाहिए तो हमें अच्छा जानकारी मिलेगा। छठा, बल की प्रकृति क्या है, यानी बल की प्रकृति मतलब बल धक्का वाला है या खिंचाव वाला है ना। तो 6 बात समझ में आया। अब इसके अलावा हमको लगता नहीं है कि बल की और जानकारी चाहिए किसी वस्तु पर लग रहा होगा तो, और कोई दिमाग में आ रहा है। थोड़ा सा चित्र में एआई गलती बना दिया है, लगा रहा है इधर जोर और दिखा रहा है इधर जा रहा है। क्रिया रेखा इसके ऐसे होना चाहिए था, या नहीं तो आदमी को इधर पीछे रखना चाहिए था ना। अब एआई आदमी से ना गलती कर सकता है, आदमी तो गलती करता है। पास करो था, रुको रुको रुको, देखो प्रभास सर क्या टिप दे रहे हैं। तो याद रखें, यदि आपको बल की दिशा नहीं पता तो आप उसका सटीक प्रभाव कभी नहीं जान सकते। सही बात है, अगर हमको बल की दिशा ही पता नहीं है तो सटीक प्रभाव नहीं जान सकते। क्यों, तो मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, अब कोई बल लगाने वाला व्यक्ति है, हमको पता ही नहीं है कि बल किस दिशा में लगाएगा, इधर से लगाएगा कि उधर से लगाएगा, या इधर से लगाएगा या इधर से लगाएगा। तो क्या हम प्रभाव जान सकते हैं कि वस्तु किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा, जान पाएंगे प्रभाव? नहीं जान पाएंगे। यानी बिना दिशा के हम बल के प्रभाव को जान नहीं सकते। हमको दिशा का पता रहेगा तभी हम जान सकते हैं कि बल किस दिशा में जाएगा ना, किधर जाएगा, प्रभाव जान सकते हैं। यहाँ पर वही करा है कि प्रभाव से अपना टिप दे रहे हैं कि यदि आपको बल की दिशा नहीं पता तो आप उसका सटीक प्रभाव कभी नहीं जान सकते। इसलिए इसमें दिशा के
होने के कारण ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। बस करो तो, यहाँ ध्यान दो। अब देखते हैं बलों का थोड़ा सा युद्ध, संतुलित और पहले समझते हैं परिणामी बल। जो लास्ट में जो बल बचता है उसी को कहेंगे क्या? परिणामी बल। मान लो किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, किसी वस्तु पर बल लगा, ये वस्तु है, इसको इधर से ही बल लगाया जा रहा है, इसको इधर से ही बल लगाया जा रहा है। मान लो ये लगा रहा है 15 न्यूटन का बल। कितना लगा रहा है? और ये लगा रहा है 5 न्यूटन का बल। कितना लगा रहा है? तो ये जो वस्तु है ये अपने पर कितना न्यूटन का फोर्स का मतलब बल महसूस करेगा? 10। हाँ, कितना करेगा? 15 इधर से धक्का दे रहा है, 5 इधर से, तो लास्ट में इसको महसूस कितना होगा वस्तु को? 10। यही क्या हो जाएगा? परिणामी बल। लास्ट में जो रियल में जो उस वस्तु पर लग रहा है बल, वही क्या होगा? परिणामी बल। भले ही वस्तु पर कितना ही बल लगे, 15, 5, 50, 60, पर लास्ट में सच में उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, वही क्या हो जाएगा? परिणामी बल। दूसरा उदाहरण, यही वस्तु है, मान लो ये लग रहा है 15 न्यूटन, इधर से ही लग रहा है 5 न्यूटन। अब बताओ इस वस्तु पर कितना बल लगेगा? 20 न्यूटन। इधर से भी 15 लग रहा है, फिर वही उधर से ही 5 लग रहा है, तो कितना न्यूटन बल हो जाएगा? 20 न्यूटन। वो क्या हो जाएगा लास्ट बचा हुआ पूरा बल? परिणामी बल। तो देखो परिणामी बल में क्या कर रहा है कि 2 या अधिक बलों का वह एकल बल, 2 या अधिक बल किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है, लेकिन लास्ट में जो बल प्रयोग होगा एक ही बन जाएगा ना। तो जो एकल बल जो उस वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पन्न करेगा, यानी 2 या 2 से अधिक बल, जैसे यहाँ पर 2 बल लगाया जा रहा है ना, 15 न्यूटन और 5 न्यूटन, और इन दोनों को यहाँ हटा दे और 10 न्यूटन वाला एकल बल लिया है, तो भी तब उतना ही प्रभाव करेगा। नहीं समझा? ये लगा रहा है 5 न्यूटन इधर से, ये लगा रहा है 5 न्यूटन इधर से, ये दोनों इतना बड़े वाला काम कर रहा है। इससे हम कोई एगो वस्तु लाते हैं, कोई आदमी लाते हैं, 10 न्यूटन इधर से लगा देते हैं, उतना ही प्रभाव काम करेगा। जितना ये खिसकाएगा उतना वो भी खिसकाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि 2 या अधिक बलों जो लगा रहा है उससे बलों का वह एकल बल, जो एकल बल उस वस्तु पर वही प्रभाव उत्पन्न करे जो वो सभी बल मिलकर क्या करते हैं, कर रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं। 2 या अधिक बल मिलकर जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं किसी वस्तु पर, वो वही प्रभाव उत्पन्न करे कोई एकल बल, तो वही एकल बल क्या कहलाएगा? परिणामी। आसान मोटा मोटी करने लास्ट में जो उस बल पर, जिस उस वस्तु पर जो महसूस किया जा रहा है कितना बल लग रहा है, वही क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा ना। रियल में उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है वही हो जाएगा परिणामी बल। इसमें भी अभी 2 तरीका केस देख लिए। एक क्या हो रहा है कि विपरीत ओर से लग रहा है ना, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से। एक क्या हो रहा है, सेम ओर से लगा रहा है ना, इधर से इधर से। तो परिणामी बल क्या भी क्या केस हो जाएगा? 2 केस। एक तो हो जाएगा विपरीत ओर से ना, विपरीत से नहीं, मतलब एक हो जाएगा जिसमें क्या होगा कि वस्तु खिसकेगा। एक क्या होगा? वस्तु खिसकेगा। मान जाओ देखो इधर से 15 लग रहा है, इधर से भी अगर 15 लगा देते तो क्या वस्तु खिसकता? नहीं ना, खिसके एक ही जगह पर रहता ना, एक ही जगह पर रहता। दूसरा केस क्या हो सकता है कि चाहे इधर से लगाए बल, चाहे इधर से लगाए बल, चाहे दोनों इधर से लगाएंगे तो बल तो खिसकेगा ही ना, इधर से अगर लगाएंगे बल खिसकेगा ही। लेकिन विपरीत ओर से ही अगर इधर 15 लगा रहे इधर 5 लगाएगा तो भी खिसकेगा ना। किधर खिसकेगा? जिधर भारी हो रहा, जिधर भारी होगा इधर ना, तो इधर खिसकेगा ना। तो यहाँ पर भाई समझना है 2 केस, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित नाम में समझ आ रहा है, संतुलित रह जाए ना। उस किसी वस्तु पर चारों ओर से जितना बल लगाया जा रहा हो, अगर वो एक दूसरे को काट दे तो वो कैसा बल का उदाहरण हो जाएगा? संतुलित बल का उदाहरण। जैसे ये किस बल का उदाहरण हो जाएगा? संतुलित बल का उदाहरण। क्या करा है यहाँ पर संतुलित बल में कि यदि वस्तु पर लगे सभी बलों का जो लास्ट में परिणामी बल जो है निकाले वो क्या हो? परिणामी बल निकालो तो इधर 15 न्यूटन, इधर 15 न्यूटन, लास्ट में से बल कितना महसूस होगा? 0 ही होगा ना महसूस। तो ये जो परिणामी बल आया 0 आया, तो ये कैसा बल होगा? संतुलित बल ना। यहाँ पर क्या वस्तु का वेग बढ़ेगा, चाल में परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा। चाल में वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है त्वरण क्या होगा? शून्य होता है। यानी वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन
यहाँ पर वस्तु की अवस्था कर रहा है, अवस्था करने से मतलब सिर्फ दिमाग में ये नहीं रहेगा कि स्थिर में रहेगा, गति में भी कोई वस्तु रहेगा और उस पर ये संतुलित बल लग रहा है तो भी वो गति में रहेगा उसी स्पीड से। और अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसको संतुलित बल लगाया जा रहा है तो भी स्थिर रहेगा। जैसे स्थिर का तो समझ जाएंगे, कोई स्थिर वस्तु है, दोनों ओर से सेम बल लगा दिए तो स्थिर अवस्था में रहेगा। अवस्था का मतलब ये कि स्थिर अवस्था भी होता है, गतिशील अवस्था भी। जैसे मान लो पृथ्वी चारों ओर से गति कर रहा है ना, गति कर रहा है, कोई बड़ा सा सुपर हीरो आके, तो मान लो राक्षस आके इधर से मान जाओ बल लगाया पृथ्वी पर नच रहा है, इधर से मान लेते हैं 2000 न्यूटन का लगा दिया बल, इधर से भी कोई दूसरा राक्षस आके क्या लगा दिया 2000 न्यूटन का, दोनों एक दूसरे का गोल गोल नचने लग जाएगा, किसी का बल उस पर लगभग नहीं करेगा, लगेगा, दोनों एक दूसरे के बल का क्या कर देगा, काट लेगा। तो क्या वो पृथ्वी की गति को रोक पाएगा? नहीं। वे इधर से धकेल रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, वो इधर से धकेलने का कोशिश कर रहा है, रोक रहा है पृथ्वी को, लेकिन दोनों तो अपने ही बल को क्या कर लिया, काट लिया। तो क्या वो पृथ्वी रुकेगा? उसी अपने ही गति में चलता ही रहेगा, यानी पृथ्वी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या समझे कि जब संतुलित बल लगता है तो वस्तु की अवस्था चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिशील हो, उसमें कोई परिवर्तन समझ में आ जाएगा ना। अब ये जो संतुलन होना है, संतुलित बल के लिए संतुलन जो होना है, इसके लिए 2 शर्तें चाहिए। पहली बात कि अपने से बना देंगे, कोई वस्तु को हमको संतुलित रखना है, यानी स्थिर समझते, स्थिर सबसे अच्छा समझने मतलब अच्छा ध्यान हो जाएगा। जैसे ये वस्तु स्थिर है, इसको स्थिर रखना है, तो क्या एक ही ओर से बल लगाएंगे तो क्या स्थिर रहेगा? नहीं ना। पहले केस क्या समझेंगे कि दोनों ओर से बल लगाना पड़ेगा ना, एक इधर से देगा उसको उल्टा विपरीत ओर से ना। तो पहला शर्त क्या हो जाएगा संतुलित बल का, कि जो बल होना चाहिए कैसी होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए ना। यहाँ पर क्या लगाया पहला नियम कि दोनों बल जो हो विपरीत दिशा में हो, और बल का जो मान हो, संख्या में जो मान हो, परिमाण, वो क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इधर 15 न्यूटन बल लगाया जा रहा है तो इधर कितना लगाएंगे, तब ना होगा संतुलित। अगर इधर 15 लगा देंगे और इधर 10 लगाएंगे तो क्या होगा संतुलित? नहीं। भले ही उल्टा लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा दम लगा रहा है तो इधर खिसका देगा ना, इधर खिसका देगा। तो 2 शर्त क्या होना चाहिए, एक तो संतुलित होने के लिए बल सब जो होना चाहिए कैसी होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। दूसरा, बलों का जो परिमाण क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में दोनों ओर के बराबर है ना। परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ जाएगा समझ में। बल की जो 2 शर्तें हैं, संतुलित बल देख लिए, आप किसको देखेंगे, असंतुलित बल। तो क्या कर रहा है, यदि वस्तु पर लगे बलों का जो अगर परिणामी बल जो आएगा वो अशून्य हो, यानी शून्य न हो, तो वो कैसा बल कहलाएगा, जैसे इसी में समझ लेंगे। ये इधर से कोई वस्तु लगा रहा है 15 न्यूटन और नीचे से भी कोई वस्तु लगा रहा है 5 न्यूटन, तो इस पर कुल परिणामी बल कितना लगेगा, 20 न्यूटन। तो क्या ये शून्य के बराबर हुआ, संतुलित हुआ? नहीं, ये खिसकेगा ना, खिसक जाएगा एक बार, तो ये कैसा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। या नहीं तो विपरीत दिशा में ही लगाया जा रहा हो, इधर से मान लो 5 न्यूटन लगा दिया, इधर से लगा दिया 20 न्यूटन, तो क्या ये संतुलित बल होगा? नहीं। इधर से कम में लग रहा है, इधर से ज़्यादा, तो इधर खिसक जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मोटा मोटी तौर पर जब किसी वस्तु पर लास्ट जो परिणामी बल आए वो शून्य ना आए ना, शून्य ना आए। जैसे इसमें कितना आएगा, 15 न्यूटन बल अपना ये महसूस करेगा वस्तु इधर की ओर ना, ये कितना महसूस करेगा, 20 न्यूटन। तो ये शून्य नहीं हुआ ना, इस पर जो बल लगा परिणामी बल, इसलिए कैसा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। तो क्या कर रहा है, यदि वस्तु पर लगे बलों का जो परिणामी हो बल वो क्या हो, अशून्य, वो यानी शून्य के बराबर ना हो, तो वो कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। यह वस्तु में क्या उत्पन्न कर सकता है, त्वरण उत्पन्न कर सकता है। जाहिर सी बात है, वस्तु का गति क्या कर सकता है, ये जो स्थिर वस्तु रहेगा, क्या अब ये स्थिर रहेगा, इसका वेग जो होगा 0 से क्या हो जाएगा 1 2 3 बढ़ने लग जाएगा ना। जैसे वेग बढ़ता है तो वेग बढ़ने की घटना क्या कहते हैं विज्ञान में, त्वरण, यानी इसमें वेग परिवर्तन होने लग जाएगा। और वस्तु किस दिशा में जाएगा, अगर असंतुलित बल है तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी दिशा में जाएगा ना, स्थिरता अब रहेगा नहीं त्वरण उत्पन्न हुआ तो जिधर ज़्यादा बल लग रहा होगा उधर ही वस्तु जाएगा। जैसे इसमें जो है वस्तु इधर लगाया जा रहा है बल ना,
तो बल का जो दिशा है उसी दिशा में वस्तु भी क्या करेगा, गति करेगा। इधर किधर लगेगा बल, किधर जाएगा, इधर पहला की ओर जाएगा, दूसरा की ओर जाएगा, पहला की ओर, क्योंकि बल ज़्यादा बल किधर लग रहा है, पहला की ओर। इधर तो 5 न्यूटन लग रहा है दूसरा की ओर, लेकिन पहला की ओर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। तो कट के बचेगा कितना, 15 ना। तो 15 न्यूटन किधर लगेगा बल, पहला की तरफ। यानी वस्तु हमेशा क्या होगा, बढ़े हुए बल, जो अधिक परिमाण वाले बल होगा उसकी दिशा में गति करने लगती है। आ जाएगा समझ में असंतुलित बल। तो मोटा मोटी तौर पर समझना हो तो एक खेल खेला होगा, रस्सा कसी का, टग ऑफ वॉर इंग्लिश में कहते हैं। रस्सी से इधर खींचता रहता है कुछ लोग, एक टीममेट एक रस्सी से इधर खींचता है, बीच में कुछ लाइन बना रहता है, पूरा खींच लेगा तो जीत जाता है ना इधर। तो शुरुआत में मान लो 2 दिन देखेगा तो रस्सी नहीं इधर खींच पाता है, नहीं वही खींच पाता है ना। तो दो तरफ से क्या हो रहा होगा, बल समान तरीका से लगाया गया होगा ना। तो उस समय जो उदाहरण होगा किसका होगा, संतुलित बल का ना। इधर से भी उतना ही बल से लगा रहा होगा जिधर से इतना लगा रहा है ना। तो ये हो जाएगा संतुलित बल का। लेकिन थोड़ा देर बाद देखते हैं कि एक और का झुकने लगता है ना, एक और का बन जाता है एक टीम के तरफ, तो वो किसका धन हो जाएगा, असंतुलित बल का। अब सर जी टिप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है जब आप भारी बक्से को धक्का देते हैं और वह नहीं खिसकता, सही बात है, जब मान जाओ कोई बड़ा सा बक्सा जाए, बड़ा सा मान जाओ पत्थर आ जाए, लेकिन हम उसको धक्का दिए, क्या दिए, तो बल तो हम लगाए, लेकिन टच से मस नहीं हुआ, तो बल कहाँ हो गया, बल कहाँ चला गया ना, टच मस कहाँ नहीं हुआ। तो वहाँ पर होता क्या है, तो वहाँ पर घर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, कोई भी चीज़ ऐसे स्थिर है चाहे चलते हैं, तो जब 2 वस्तु सटा हुआ रहता है तो उसके बीच में कौन सा बल काम करता है, घर्षण बल। जैसे देखो हम जानते हैं कि हम सबको कौन नीचे की ओर खींच रहा है, पृथ्वी जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। तो अब देखो तुम अपने हाथ को देखो, ऐसे रखो, देखो दोनों हाथ को। अभी मान लो कि ये जो हाथ है इस हाथ को नहीं खींच रहा हो, ये हाथ इस हाथ को एकदम ऐसे रखो, तो तुम आराम से ना कर लेगा कि नहीं खींचेगा तो। लेकिन आप दूसरा तरीका देखो, ये मान जाओ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी है, ये इसको खींच रहा है, ऐसे रख लिया, जोर से ऐसे चिपका लो। आप देखो थोड़ा खिसकाने का काम करो, तुमको महसूस होगा कि कोई हमको रोक रहा है, हाथ करके देखो ना, हो जाएगा, लगेगा कि तुमको ज़्यादा बल लगाया जा रहा है। यही इसी क्या कहते हैं, घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल। यहाँ पर जो तुमको महसूस होगा, हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर हमको कुछ रुकावट महसूस हो रहा है ना, तो वैसे नहीं रे, हम बोले थे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की तरह करें ना प्रयोग। ये जो इसको मान जब पकड़ लिया जोर से गुरुत्वाकर्षण बल, अब इसको पकड़ लिया, आप करो कितना खिसकाओ, बुढ़वा कैसे नहीं समझाता था। तो यहाँ पर वही करना चाहते हैं, जो बल रोकने का काम करता है वो कौन करता है, घर्षण बल। यानी जब 2 सतह हुआ रहता है तो जो वस्तु गति करता रहता है, तो उस गति को रोकने का काम कौन करता रहता है, घर्षण बल ना। तो हम जो असलियत में उस बक्सा को ऐसे आगे की ओर खींचे, तो नीचे का जो घर्षण, सतह का जो घर्षण बल था, वो उतना ही न्यूटन का फोर्स हमको पीछे भी लगाया है। हमेशा जो घर्षण होता है वो बल के दिशा के उल्टा कार्य करता है। किस कार्य करता है, बल के उल्टा में। अगर हम इधर बल लगाएंगे किस पे खींचने के लिए, तो घर्षण किधर करेगा, इधर करेगा, है समझ में। अगर इधर लगाएंगे बल तो वो इधर करेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, रोकना है काम, क्या है, रोकने का काम है। तो जाहिर सी बात है घर्षण बल क्या करेगा, वो बल के उल्टा दिशा में लगाएगा ना। तो हमने जो किसी बड़े से भारी से वस्तु को लगाया, लेकिन बल तो बहुत लगाया, लेकिन टच से मस नहीं हुआ, तो वो बल को कौन काट दिया, घर्षण बल। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, हमारे आदरणीय सर यही बता रहे हैं कि जो जब आप भारी बक्से को धक्का देते हैं और वह नहीं खींच सकता, तो आपका बल जो है, बल है वो फर्श का जो नीचे का जो फर्श का घर्षण बल है, आपस में दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, संतुलित बल बना रहे होते हैं। है समझ में। नहीं तो मान जाओ उसका बल ज़्यादा होता, मान जाओ हम ज़्यादा बल लगा रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा बल लगा दिया, तो पत्थर को इधर आ जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या कर रहा है, संतुलित लगाने का कोशिश कर रहा है ना, जितना हम लगा रहे हैं उतना भी
वही लगाने की कोशिश कर रहा है, घर्षण बल। बस करो था, मिटा था। आप तो समझ गए, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो संतुलित हो सकता है और असंतुलित है। आप समझते हैं बल का अलग अलग टाइप जो दुनिया में कार्य करता है। तो पहला ही दिन समझा दिए थे, बल दो तरीके से कार्य कर सकते हैं। एक तो किसी सच में वस्तु पर लगाते हैं तो छू कर ना, जिसे समझ सकते हैं कि वस्तु को छू कर लगाया गया बल ना। एक बिना छुए ही दूर से ही लग जाता है बल, समझाए थे ना पहला दिन था। तो हाँ, तो एक हो जाएगा संपर्क बल। क्या हो जाएगा? संपर्क बल में वैसा बल आएंगे जिसको बल लगाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम संपर्क होना जरूरी है ना। संपर्क बल में वो सब आएगा जिसमें छूना, स्पर्श करना जरूरी रहेगा ना, वो हो जाएगा संपर्क बल। और दूरी पर क्रिया बल कौन सा होगा? जिस पर संपर्क करना जरूरी नहीं हो, दूर से ही कार्य कर जाएगा, दूरी पर क्रिया बल। आप दोनों को देखते हैं, बस करो तो कर चल। तो देखो, बल को समझना चाहते हैं तो बल को जो वर्गीकरण किया गया है दो तरीकों से किया गया है। एक तो बल जब किसी चीज़ पर लगाया जाता है भौतिक स्पर्श से, यानी छू कर लगाया जाता है ना, तो वो हो जाएगा किसमें? संपर्क बल की कैटेगरी में आएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो संपर्क बल में जो भी बल लगाया जाएगा उसके लिए भौतिक स्पर्श अनिवार्य होगा, यानी भौतिक यानी उसको बाहरी तरीके से छूना, स्पर्श होना अनिवार्य रहेगा ना। ये बल जो है वस्तु के सीधे भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं, यानी वो बल जिस वस्तु पर लगाया जा रहा है उसको बिना छुए उस पर बल वो बल लगाया नहीं जा सकता ना। जैसे पहला क्या हो जाएगा, अभिलंब बल। अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल और बल को कहते हैं फोर्स। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स ना, अभिलंब बल। तो अगर जो बल लग रहा है जिस वस्तु पर, वो वस्तु के सतह के सीधे लंबवत लग रहा है। कैसे लग रहा है? लंबवत लग रहा है। जैसे कोई वस्तु है इसके एकदम लंबवत, कैसे लग रहा है? एकदम लंबवत यानी 90 कोण में ना, एकदम लंबवत उसके सतह से। जैसे मान लो इस सतह पर है, उसके एकदम लंबवत लग रहा है, तो लंबवत और लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिलंब बल। अभिलंब का मतलब ये होता है थोड़ा सा अभिलंब, एकदम लंब की ओर ना। जैसे इस पर जो टैब है, टेबल पर टैब जो है, टैब वो क्या हो रहा होगा? नीचे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींच रहा होगा उसको ना, उसको क्या कर रहा होगा? नीचे की ओर खींच रहा होगा। लेकिन जो वो टेबल है उस गुरुत्वाकर्षण को काट रहा होगा, उसको बचा रहा होगा, उसको ऊपर की ओर बल लगा रहा होगा। अगर ऊपर की ओर बल नहीं लगाएगा तो नीचे गिर जाएगा ना। यहाँ पर क्या कर रहा होगा? टेबल जो है ऊपर की ओर कौन सा बल लगा रहा होगा? अभिलंब बल। कौन सा बल लगा रहा होगा? ऊपर की ओर जो लंबवत बल लगाया जाता है वो क्या होता है? जैसे हम ही कुर्सी पर बैठते हैं, हम ही किस पर बैठते हैं? कुर्सी पर बैठेंगे, तो कुर्सी पर जो बैठेंगे तो पृथ्वी नीचे की ओर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा हमारे भार के अनुसार। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो कुर्सी क्या करेगा? उसी बल के रोकने के लिए ऊपर की ओर क्या करेगा? अभिलंब बल लगाएगा ना, अपना लंबवत लगाएगा बल, ताकि हम नीचे ना गिरे, नीचे ना जाए। वहीं पर ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठ गया तो उसके बल को काट देता है गुरुत्वाकर्षण बल, और क्या होता है? कुर्सी नीचे हो जाता है, टूट जाता है। तो वहाँ पर अभिलंब बल थोड़ा संतुलित नहीं कर पाता है ना। तो मोटा मोटा समझ में आया ना। जैसे कोई भी चीज़, जैसे किताबें रखा रहता है बेंच पर, चाहे कुछ भी बैग सब रखा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ नीचे पृथ्वी लगा रहा होगा बल, नहीं, उसके ऊपर जो रखा हुआ, जिस वस्तु पर रखा है वो भी ऊपर की ओर लगा रहा होगा ना। तो वो कौन सा बल होगा? अभिलंब बल। समझ में आ जाएगा। उदाहरण, टेबल पर रखी किताब, चित्र भी कितना अच्छा दिया हुआ है ना। जो इसका भार, जिस भार के हिसाब से होगा, पृथ्वी लगा रहा होगा नीचे बल ना, लेकिन टेबल क्या कर रहा है? ऊपर की ओर अभिलंब बल लगा रहा होगा। ये नीचे लगा रहा था पृथ्वी, और ऊपर की ओर जो बचाने वाला वस्तु है वो लगा रहा है। दूसरा क्या है? तनाव बल। ये सारा इंटर में आएगा, इंटर में भी पूरा अच्छा से विस्तृत रहेगा। नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, वहाँ पर इंग्लिश में रहेगा मैग्नेटिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी, सब रहेगा वहाँ। हमको तो कुछ तो ध्यान नहीं, पूरा याद किए थे, से ध्यान है, खाली सब याद किए थे, से याद है, समझे तो थे नहीं। यहाँ देखो तनाव बल, टेंशन। तो यहाँ पर देखो तनाव बल, डोरी या रस्सी के खिंचाव से उत्पन्न बल। देखिए तुम, डोरी रहेगा शुरुआत में,
तो डोरी पे तुम भारी वस्तु को भी खींच कर किसी कहीं पर टांग देगा तो खिंचा जाएगा, नहीं खिंचा जाता है डोरी उड़ी पर। तो डोरी में कहाँ से उस शक्ति आ गया बल ना। तो जो डोरी में जो खिंचाव उत्पन्न करके जो बल आया उसको क्या कहते हैं, तनाव बल। डोरी में जितना खींचने की शक्ति होगी, खींचना खिंचाव जो बल होगा वही क्या होगा, तनाव बल है। समझ में? जैसे सबसे साधारण हुआ अथी का कुआं सब का, कुआं सब में जो रस्सी रहता है, रस्सी में तनाव बल ना आता है जो नीचे से हम पानी को खींचते हैं, तो अपना तनाव बल से क्या करता है उसको ऊपर की ओर खींचता है। तो रस्सी का अपना तनाव बल हुआ, जो उसमें खिंचाव आता है खिंचाव बल, वही क्या हो जाएगा रस्सी का तनाव बल ना। तो जो खींचने वाले सब जो चीज़ें होंगी उसमें जो खिंचाव बल आता है उसे क्या कहते हैं, तनाव बल। टेंशन आ जाएगा समझ में ना। डोरी हो जाएगा, डोरी से लटका पत्थर, जो भी डोरी से लटका गया चीज़ हो। कुछ तो नहीं लटकाया हुआ है, चलिए ठीक है समझ है ना, ठीक है ना। कुआं में जैसे हो गया, नीचे से रस्सी से पानी निकालेंगे, चाहे कोई डोरी से लगा के कुछ रख दे, चाहे कितने घरों में होता होगा शिखर। पहले तो हम सबके घर में रखा रहता था शिखर, एगो रखते थे बिल्ली से दूध बचाने के लिए। उस पर मतलब दूध का पतीला उस पर रख देते थे ताकि बिल्ली उल्ली चाहे उस पर चूहा हुआ ना जाए ना। देखा वो खाया कि नहीं शिखर, कथी बोलते हैं उसको, हैं शिखर नहीं बोलते। रस्सी का ऐसे बना रहता है, जाली नहीं से ऐसे लगा रहता है, ऊपर में रख देते हैं दूध का चीज़ ताकि बिल्ली उल्ली से बचा सकें। तो उसमें भी बल, रस्सी में बल आता होगा ना, उसके नीचे रखने का ना, ऊपर रख रहा है। तो इस रस्सी में जो बल आया वो क्या हो गया, तनाव बल। आ जाएगा समझ में। तीसरा घर्षण बल क्या है, ये तो अभी से अच्छा समझाइए दिए थे ना। घर्षण बल, दो चीज़ें जब रहेंगी एक साथ और एक चीज़ दूसरी चीज़ पर चलने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है उसके बीच में जो सतह होगा उसको रोकने का प्रयास करेगा। जैसे अगर फर्श पर कोई वस्तु है तो नीचे जो फर्श पर जो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा ना, ऊपर वाला जो वस्तु उस पर चलने की कोशिश करेगा तो फर्श नहीं रोकेगा, फर्श पर जो सतह होगा उसको रोकने का प्रयास करेगा ना, आगे थोड़ा जाने में मत नहीं करेगा। और घर्षण बल भी कैसे रहेगा, अगर वो फर्श अगर चिकना है, तेलीय चीज़ है, तेल लगा हुआ है इस पर, चाहे पानी से ज़्यादा चिकना है तो घर्षण बल कम रहेगा वहाँ पर, नहीं समझा। और फिसलन थोड़ा कम रहता है तो ज़्यादा रहेगा ना, वहाँ पर जल्दी चल पाएगा। अगर वो चीज़ फिसलन वाली चीज़ है, तेलीय चीज़ है, तेल लगा हुआ है उसमें उस सतह पर, चाहे कुछ मतलब तेलीय चीज़ है, चिकना सतह है, तो उस पर वस्तु क्या होगा जल्दी आगे बढ़ पाएगा ना, वहाँ पर घर्षण बल क्या होगा कम होगा। वहीं पर सोचो खुरदरी हो, कैसा हो खुरदरी हो, खुरदरी रहेगा तो वहाँ पर घर्षण बल क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा काम करेगा तो जल्दी वस्तु को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा घर्षण बल यानी फ्रिक्शन। तो संपर्क सतह, जो दो वस्तु के बीच में सतह संपर्क रहता है उसके समांतर, यानी जो संपर्क सतह रहेगा उसके समांतर, लेकिन वस्तु की जो गति है उसके क्या करेगा विपरीत दिशा में लगाएगा ना। वस्तु जिस गति में जाए, गति की जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में नहीं लगाएगा, उसके विपरीत दिशा में लगाएगा। तो ये जो लगाने वाला बल होता है विरोधी बल, इसी को क्या कहते हैं घर्षण बल। अगर चिकनी सतह है तो क्या होगा घर्षण कम होगा, चिकनी सतह है तो घर्षण बल कम होगा, ज़्यादा वस्तु ज़्यादा स्पीड से चल पाएगा, फिसल पाएगा ना। लेकिन अगर रुखरी सतह है, ऊपर खावर सतह है तो क्या होगा घर्षण बल ज़्यादा होगा ना, क्या होगा ज़्यादा होगा। जैसे इस समय फिसलन पट्टी जो होता है बच्चों के ऊपर से फिसलने के लिए, उसका सतह कैसा क्या आता है पूरा एकदम चिकना क्या आता है ना। सोचो ऊपर खावर रहेगा तो ऊपर खा क्या रहेगा समझो, चिकना रहेगा तब ना सच ऊपर से फिसल पाएगा ना। चिकना रहेगा तख्ता उख्ता का रहता, किसका रहता तख्ता का रहेगा तो बहुत धीरे धीरे फिसलाएगा ना, थोड़ा थोड़ा उसे थोड़ा कम फिसलाएगा धीरे धीरे, फिर समझ जाएंगे ना। यानी जो चिकना सतह था उस पर जल्दी फिसल गया, लेकिन तख्ता उख्ता का वो फिसलन पट्टी रहता तो थोड़ा उसमें घर्षण बल क्या होता है ज़्यादा हो जाता ना। तो वही समझना है, चिकना सतह रहेगा तो क्या होगा घर्षण बल कम रहेगा, और रुखरी सतह रहेगा तो घर्षण बल ज़्यादा होगा। तो तीनों समझ में आया। संपर्क से लगने वाले बल दो है, एक अभिलंब बल जो वस्तु के सिर्फ सीधे क्या लगाएगा लंबवत लगाएगा ना, वो हो जाएगा अभिलंब बल। दूसरा तनाव बल, कोई खींचने वाला बल है,
जिससे खिंचाव उत्पन्न करके बल लगा सकता है। जैसे डोरी में कोई लगा देंगे चीज़ को तो उसे खींच लेगा ना, तो उससे जो बल खिंचाएगा वो क्या होगा, तनाव। घर्षण में क्या होगा, दो चीज़ें जब एक दूसरे पर सटा हो, दूसरा वस्तु पर हम लगा रहे हैं, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके संपर्क में क्या करेगा, उस वस्तु को विरोध करने की कोशिश करेगा ना, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो विरोधी बल जो है वही क्या हो जाएगा, समझ में आया। आप देखते हैं दूरी पर क्रिया बल, यानी जो दूरी पर ही क्या कर जाए, क्रिया करने लग जाए ना, इसके लिए कोई संपर्क करना जरूरी नहीं है। तो यानी बिना किसी भौतिक स्पर्श के, बिना कोई हाथ के स्पर्श के, बिना उसके पास छुए स्पर्श के ही दूर से ही जो कार्य करने लगते हैं बल, वो किसके कैटेगरी में आएंगे, दूरी पर क्रिया बल की, यानी एक्शन एट ए डिस्टेंस। यानी जो एक्शन होगा कैसे होगा, डिस्टेंस से ही हो जाएगा ना। पहला कौन सा है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का तो बहुत देख लिए है ना, जीवन में तो बहुत देखे होंगे चुंबकीय बल का। चुंबकीय बल का मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। इसका कुछ चैप्टर होगा इंटर में, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा लोहे की कील को खींचना, जो चुंबक जो करता है लोहे की कील को खींचता है, उसके लिए कोई छूता नहीं है, दूर से ही क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है ना। तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है, चुंबकीय बल ना। कोई चीज को आकर्षित करके खींच लेगा तो कौन सा कार्य हो जाएगा, चुंबकीय बल ना। यहाँ पर चुंबक द्वारा लोहे की कील को जो खींचना हुआ वो कौन सा बल को जाना जाएगा, समझ में आ जाएगा ये। दूसरा स्थिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि हर वस्तु में, समझा करते कि हर वस्तु किससे बना है, परमाणु से। हर वस्तु किससे बना होता है, दुनिया का हर वस्तु किससे बना होता है, परमाणु से। परमाणु को अंदर देखेंगे तो उसके चारों ओर कौन नचता रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन नचता है। और अगर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे रगड़ेंगे थोड़ा देर, किसी वस्तु को रगड़ेंगे, चाहे किसी चीज़ से दूसरी चीज़ रगड़ेंगे थोड़ा देर तक, तो जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा वो असंतुलित हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए, इलेक्ट्रॉन को होता है माइनस चार्ज और उसके अंदर में नाभिक जो होता है प्रोटॉन, उस पर होता है प्लस चार्ज। वो दोनों आपस में संख्या में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है उसका मान, तो वो उतना मतलब उस पर ना उतना चार्ज नहीं रहता है। आपको झटका महसूस होता है, ऐसे नहीं ना होता है। तो दोनों एक दूसरे को संतुलित किया रहता है ना। लेकिन ऐसे करेंगे तो कोई ना कोई तो असंतुलित हो ही जाएगा ना, है। तो उसमें आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवेश, यानी आकर्षण करने का शक्ति। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी चीज़ को आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसको ऐसे किए, इसको थोड़ा देर तक ऐसे करते रहे तो इसमें किसी न किसी पर आवेश इसमें निकल जाएगा, आ जाएगा। तो जो आवेश आएगा तो वो किसी हल्के वस्तु को आकर्षित कर सकता है, भारी वस्तु को आकर्षित कर नहीं सकता है। तो वो क्या कर लेगा, हल्के वस्तु को आकर्षित कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आवेशों द्वारा जो आकर्षित करेगा, यानी एक तरह से जो विद्युत का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो इलेक्ट्रॉन से ही, जो बिजली का जो तार रहता है इसमें हम मुख्यतः क्या दोहराते हैं, इलेक्ट्रॉन दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं, इलेक्ट्रॉन। करंट ही दोहराते, करंट जो बोलते रहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है। ये क्या होता है कि प्लस क्या करता है, माइनस की ओर आकर्षित करता है, माइनस क्या करता है, प्लस की ओर आकर्षित करता है। तो थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे जब हम ये जो बैटरी आता है 10 रुपये में रहता है ना, इधर एक रहता है, हम इधर रहता है बंद। बैटरी समझ जाना, निप्पो पकड़ एवरेडी का बैटरी आता है। इसमें देखो मान लेते हैं ये कोई बल्ब है, क्या है, 2 तार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तार इससे जोड़ते हैं, एक तार इससे ना। इसमें क्या होता है कि एक तरफ खूब रहता है इलेक्ट्रॉन, एक तरफ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा भरा रहता है। एक तरफ क्या रहता है, मान लेते हैं यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इधर उसको आकर्षित करना प्रोटॉन वाला चीज़ दिया होता है। मतलब वो ऐसा चीज़ रहता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन दोनों को अलग किया रहता है। अलग नहीं किया रहता फिर तो दोनों दूसरे क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा ना, दोनों का प्रभाव खत्म कर लेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर बल्ब को जोड़े, तो यहाँ पर क्या करेगा, तो इसके तार को ये सिग्नल देगा और इसमें जाएगा। तो इसको लगेगा क्या कि ये हमको, मतलब ये इसको संपर्क मिल जाता है कि किस ओर भागना है, प्रोटॉन की ओर, ताकि ये किसके ओर भागता रहता है, प्लस भाग हमेशा माइनस की ओर। तो ये क्या करेगा, बहुत ही स्पीड से
भागने लग जाएगा इस तार के जरिए, इसके किसको पाने के लिए, प्लस को पाने के लिए, उसको प्रोटॉन को पाने के लिए। लेकिन असलियत में वो मतलब जो मतलब इसी तरह का कार्य करता है, समझा नहीं पा रहे हैं। मतलब जो कार्य होता है ऐसा ही होता है, जो एक तरफ क्या रहता है कि प्लस वाला चीज़ ज़्यादा भरा हुआ रहता है, एक तरफ माइनस रहता है, करंट रहती है, इलेक्ट्रॉन। जैसे उन दोनों को मिलाते हैं तो क्या करेगा वो, जाहिर सी बात है किस ओर भागने लग जाएगा, प्लस की ओर भागने लग जाएगा। तो वहीं पर कॉन्सेप्ट किसका उत्पन्न होता है, बिजली का ना। तो स्थिर विद्युत बल क्या हुआ, तो इसमें भी हम रगड़ के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बाहर से लाने का कोशिश करते हैं, चाहे अशोषित करने का कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस पर थोड़ा आवेशित आ जाता है, और किसी हल्के वस्तु को जब उसको पास लाते हैं तो वो उसके अंदर से मतलब उसको अंदर प्रवेश करने का कोशिश करता है ताकि वो फिर से न्यूट्रल हो जाए, मतलब वो अपने बराबर लाने की कोशिश करता है, जिससे वो किसको वो उस वस्तु क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब सूखे बालों से हम कंघी को रगड़ते हैं तो वो क्या कर लेता है, कागज़ को छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। कितना प्रयोग भी किया होगा ना, प्रयोग होता रहता है, कंघी से रगड़ते रहते हैं तब वो आता है छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। हम सब बच्चे में तो दिखाता था स्कूल समय में, करेंगे किसी दिन की, हो जाता है, हो जाता है आकर्षित, हो जाता है, बैलून से हो जाता है शायद, बैलून से भी, बैलून से मस्त होता है। अगला देखते हैं। तो स्थिर विद्युत बल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कोई वस्तु को क्या करते हैं, रगड़ने पर उसमें क्या आता है, आवेश आता है। क्या आता है, आवेश, यानी उतना डीपली नहीं समझना है कि बस उसमें आकर्षण करने की क्या आती है, क्षमता आती है ना। कोई वस्तु को अगर हम रगड़ते हैं किसी चीज़ से तो उसमें क्या आता है, आकर्षण करने की क्षमता आती है। वो हल्के वस्तु क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। किसी चीज़ पर लगातार रगड़ते रहेंगे तो उसमें आकर्षण करने की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। तो किसी वस्तु को जब आकर्षित करेगा तो कुछ ना कुछ बल से करेगा ना आकर्षित, उसी बल को क्या कहते हैं। अगला क्या है, गुरुत्व बल तो समझिए चुके हैं। गुरुत्व बल पृथ्वी जो अपनी ओर, तो यहाँ पर क्या समझे कि जो दूरी पर क्रिया बल होते हैं तीन तरह के, ये भी होते हैं ना। एक तो चुंबकीय बल, जो चुंबक अपना बल खींचेगा, चुंबक से जो किसी कील को खींचेगा ना, धातु को, वो चुंबकीय बल से खींचेगा। और कोई वस्तु को रगड़ रहे हैं ज़्यादा देर तक तो उसमें कौन सा एक तरह से आकर्षण करने का बल आता है ना, वो कौन सा बल हो जाएगा तब। तीसरा, जो पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच कर रखे हुआ है, अपनी ओर मतलब रख के ऊपर उड़ने नहीं दे रहा है किसी को, तो वो कौन सा बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल ना, ग्रेविटी। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना, ये कौन सा आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। सर जी नोट में क्या बता रहे हैं, तो गुरुत्व बल सबसे बड़ा क्या है, दूरी पर, दूरी पर जो क्रिया बल देखिए तो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बल से लगाता होगा दूरी पर क्रिया बल। थोड़ा सोचो, पृथ्वी ब्रह्मांड में इतना बड़ा जगह सब है ना, पृथ्वी है, चंद्रमा सब है, कुछ भी है, कोई भी अपना किधर जा सकता है मन से ना। अब इतना बड़ा प्लेनेट को, पृथ्वी को सिर्फ अपने ही कक्षा में लगातार चारों करते सूर्य घुमा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही बल कर सकता होगा ना। हम लोग तो इतना छोटा चीज़ को घुमा रहे हैं तो समझ रहे हीरो बन गए ना। वो इतना भारी पृथ्वी को घुमा रहा है अपने पूरे कक्षा की ओर, कहीं जाने ही नहीं दे रहा है अपने से दूर, तो समझो कितना खतरनाक बल लगा रहा होगा, बहुत बड़ा बल लगा रहा होगा कि नहीं। और वही पृथ्वी फिर चंद्रमा को भी नहीं जाने देता किधर, वो अपने ही कक्षा में क्या कर रहा है, चारों तरफ उसको घुमा रहा है ना। तो वहाँ पर जो ये दूरी पर क्रिया बल लग रहा है उसमें सबसे बड़ा बल कौन होगा, गुरुत्व बल ना। क्या वही कह रहा है कि गुरुत्व बल जो होता है सबसे बड़ा क्या है, दूरी पर क्रिया बल है। अंतरिक्ष में भी गुरुत्व कार्य करता है, यही कारण है कि क्या है कि चंद्रमा बिना किसी भौतिक डोरी के, क्या चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच कोई डोरी है जो बंधा हुआ है, उसी के कारण वो वहाँ पर इतनी जगह से दूर नहीं जा रहा है, नहीं है। वो गुरुत्व बल के कारण ही क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है ना। तो यहाँ पर तुम सबका दिमाग थोड़ा जगाते हैं। इसमें नहीं है, पर तुम सबको थोड़ा लॉजिक से सोचवाते हैं। यहाँ पर सोच के दिखाओ, लकी दिखाओ। ये देखो पृथ्वी है, ये क्या है,
हम जानते हैं कि पृथ्वी के समय हम सब ऊपर सतह पर रहते हैं ना, क्या रहते हैं, ऊपरी सतह पर रहते हैं। तो क्या पृथ्वी के नीचे कोई जगह नहीं होगा? ये सब नीचे भी बहुत सारा मिट्टी से होगा ना, बहुत सारा अंदर चट्टान से बहुत कुछ होगा, लावा से बहुत कुछ। तो मान लो अगर इस इधर की ओर के कोई वस्तु, कोई इधर की ओर जमीन है, कोई यहाँ पर आ रहा है वस्तु आदमी, वो यहाँ पर छेद करते 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 दूसरा जगह पर निकाल दिया। कहाँ पर निकाल दिया? पृथ्वी के आर पर कर दिया। क्या कर दिया? ये छेद कर दिया, ठीक है, आर पर कर दिया। क्या कहना समझ आ रहा है ना? पृथ्वी है, इसके एक ओर से छेद करते हुए दूसरा जगह पर निकाल दिया, ठीक है। अब मान लो कोई वस्तु को हम रखे यहाँ पर से गिरा है, वस्तु क्या किए, गिरा है, तो क्या वस्तु दूसरी ओर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सबसे बीच में हम देखे वीडियो में देखे हुए बात है कि कैसे देखे हुए हैं, पता बीच में रुक जाए, निकलेगा जान उसमें बहुत कारण पृथ्वी दोनों क्योंकि यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी क्या लगा रहा है अपना, दोनों बगल से गुरुत्व बल लगा रहा है। और वो पृथ्वी कहाँ पर लगा, अपने केंद्र में लगा रहा है, कहीं पर बीच में केंद्र है, जिधर हर चीज़ को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, हर चीज़ को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। इधर के वस्तु को खींचा हुआ है, इधर के वस्तु को खींचा हुआ, इधर के वस्तु को खींचा हुआ, इधर के वस्तु को, हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है वो पृथ्वी अपने बल लगाकर। उसी को क्या बोलते रहते हैं, गुरुत्व बल। तो जाहिर सी बात है ये भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्व बल से खींचेगा, लेकिन जहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा वहीं पर खूब जोर से खींचकर वहीं पर रोक देगा। है समझ में? तो उसका खींचे का तत्व क्या रहता है कि अपने जहाँ पर वो बल से खींचता है वहीं पर लाकर उसको रख देना, तो वहाँ पर ला रख देगा। तो यानी यहाँ पर से छेद करेंगे, गड्ढा निकालेंगे बाहर की ओर, तो दूसरी ओर नहीं निकलेगा। गड्ढा भी नहीं कर सकते हैं। देखो बात बोल ले, लॉज लगाने के लिए नहीं कर सकते वो तो हम ही जानते हैं, एक बोले दिमाग लगाना। रहने देखिए, खत्म कर दे थोड़ा सा, हैं? हो गया। अभी जो समझाए हैं, थ्योरी दी है बल प्रगति के नियम पे, आज दूसरा दिन था, तो इस पर कुछ सवाल है जो है, जैसे एक सवाल है बल के दो मुख्य घटक को बताएं, पहला सवाल, दूसरा में समझाए थे। दूसरा है बल को सदिश श्रेणी में ही क्यों रखा गया है। तीसरा है लगा बिंदु और क्रिया रेखा क्या है। चौथा, बल की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पांचवा, संतुलित बल और असंतुलित बल का संक्षिप्त विवरण दे। छठा है जब हम किसी भारी बक्से को धक्का देते हैं तो वो क्यों नहीं खींच सकता है। सातवां, बल कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को बताएं। आठवां, संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दें। नौवां, दूरी पर क्रिया बल कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दें। तो जो अभी सब समझाए हैं उसी में से आंसर इसका बनेगा, जो कि अगला दिन बच्चे लोग बना के लाएंगे। करो तो।